जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में कहें तो आपके अच्छे से प्यारे और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है 2023 के लिए, ये 20 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाल रखी हुई है। इस वीडियो में आपकी प्रिपरेशन के लिए हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हुए। जी हाँ बच्चों, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है बोर्ड के लिए बहुत अच्छी हो जाए। ओके, तो आइए शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको 4 में से कोई एक सेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोड मिलेगा एक, यहाँ पे आपकी सीरीज और यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, पेपर में आपको याद रखना है कि आपको एक मैप जरूर मिलेगा। ठीक है, और टोटल पेपर में आपके जो क्वेश्चन है वो टोटल होने वाले हैं 30। 10:30 से 1:30 का आपका पेपर होता है और 15 मिनट पहले आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की हम बात करने वाले हैं, जिसका कोड है 030। पेपर की टाइमिंग आपके 3 घंटे की होगी और पेपर जो है वो आएगा आपका 80 नंबर का। ठीक है, अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं पेपर के पैटर्न की कि आपका बोर्ड का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो देखो बोर्ड के पेपर में आपके वैसे यहाँ पे सेक्शन दिए नहीं गए, बट सेक्शन होने वाले। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन होगा आपका सेक्शन नंबर ए। ठीक है, और इस ए में टोटल आपके 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल आएंगे आपके 12 एमसीक्यू पहला। ठीक है, फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी में जो है वो आपके 13 से 18 दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन। ठीक, फिर सेक्शन सी रहेगा बच्चों आपका, जिसमें 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका जो है सेक्शन नंबर डी रहेगा, जिसमें पैसेज आधार पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे 4 नंबर के, फिर कार्टून आधार पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे 4 नंबर के, और आपका जो मैप रह जाएगा वो आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, और सबसे आखिरी सेक्शन ई आ जाता है आपका, जिसमें 6 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं और चारों ही क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी, यानी कि टोटल 4 चॉइस। पूरी पेपर में कहीं चॉइस नहीं है आपके लिए, बस 6 नंबर के हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, समझ गए अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि इस पेपर को 2 पार्ट में समझेंगे। एक ही बार में समझाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन नंबर डी, ये सभी के सभी समझा दूंगा एक ही बार में। ठीक है, सेक्शन ए बी सी और डी चारों के चारों एक ही वीडियो में। बाकी आपके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन बचते हैं ना बच्चों, ये सेक्शन नंबर ई वाले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, या फिर आप नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें चेक कर लीजिए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन ये भी मैं बता दूं कि सारे के सारे मैं आपको हिंदी में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी कोशिश की जाएगी कि आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए जाए और आपको थोड़ा बहुत समझा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं 12 एमसीक्यू इंग्लिश में, 13 से 18 2 मार्क्स के, 19 से 23 4 मार्क्स के, 24 25 26 मैप, पैसेज और कार्टून क्वेश्चन, 27 23 दैट इज 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, नाउ सेक्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, टोटल बात करने वाले हैं हम अपने 12 एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से एक मेरी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन 12 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन में कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में देने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ वैसा टेक्स्ट होने वाले हैं, तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, एनडीए का संबंध किससे है। ठीक है, 2 तरीके के, एक एनडीए है और एक यूपी है। तो यूपीए है बेसिकली। तो एनडीए का संबंध किससे है, क्या भाजपा तथा अन्य पार्टियों गठबंधन से है, ठीक है, बीजेपी और जो अन्य पार्टी की गठबंधन है उससे, या फिर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों गठबंधन से, या फिर ग्रैंड अलायंस से, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो एनडीए का संबंध किससे है बच्चों, एनडीए का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो है भाजपा तथा अन्य पार्टियों के गठबंधन को ही एनडीए कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इंग्लिश में भी, एनडीए टेल्स आर रिलेटेड अलायंस ऑफ बीजेपी एंड अदर पार्टीज। ठीक है, कंप्लीट हो गया।
अभी और भी बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू आएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या पहचानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, वो जिन दो नेताओं के मध्य में हुआ था उनकी पहचान करनी है आपको। ठीक है, आप सभी को पता है 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था गुजरात की सरकारी सीमा को लेकर। ठीक है, तो वो जो युद्ध हुआ था उसके बाद में समझौता हुआ था ताशकंद, कब? 1966 में। ये ताशकंद एक जगह है बेसिकली। ठीक है, तो इस समझौते में भारत की तरफ से कौन गया था और पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था, नेतृत्वकर्ता जो थे वो हमें समझा। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब 1966 की बात हो रही है तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में, तो ये क्वाइट कर जाते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो कि 1967 बेसिकली 67 के बाद में प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी भी क्वाइट हो जाती है। अब बचते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि शेख मुजीबुर रहमान ये किसके संबंध में थे? ये बांग्लादेश के संबंध में थे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के संबंध में। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सिंपल सा कि लाल बहादुर शास्त्री जनरल अयूब खान ताशकंद समझौते के नेतृत्व करता थे। ठीक है, जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा ना, मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी समझाता चलूंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए। इसीलिए मैंने बोला है आपसे वीडियो आपकी कम से कम जो है 1 घंटे की बनेगी ये वाली, लेकिन हाँ इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना सिलेबस का वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट एंड तक बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द लीडर्स बिटवीन whom the Tashkent agreement was signed between the India and Pakistan, that is प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सेवन क्वेश्चन में सॉरी मतलब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। मिलान है, एक तरफ तिथि है और एक तरफ विशेषता है। तो हमें पता है बच्चों कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था भाई? 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसकी स्थापना हुई थी और ये किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशंस का। आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अभी ये वाला। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था बच्चों? इस दिन मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फरवरी 1945 में क्या हुआ था भाई? तो फरवरी 1945 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माल्टा सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? माल्टा सम्मेलन। 1941 की बात कर लेते हैं, अगस्त, तो ये था अटलांटिक चार्टर। ठीक है, ये हो गया आपका मिलान कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ ऑप्शन के बारे में, कहां हमें मिलेगा जिसमें हमारा पहले का सी हो, ठीक है, और दूसरे का हमारा डी हो, तीसरे का हमारा ए हो और चौथे का हमारा नहीं, तीसरे का हमारा बी है बेसिकली। ठीक है, तीसरे का बी है और चौथे का हमारा ए हो। ठीक है, देखते हैं पहले का सी तो ये दिया हुआ है, दूसरे का डी किसमें मिलेगा? ये रहा। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन मिल गया हमको। ठीक है, सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आ रहे बढ़िया तरीके समझ में। तो अब आपको यहाँ पे डेट्स के हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई? 10 सितंबर 1948 को। मनाया कब जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे और फरवरी 1945 में माल्टा सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके इनको अलग से एक एक नंबर में पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान से समझिए। डेट है 24 अक्टूबर 1945, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 10 दिसंबर 1948 डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फरवरी 1945 माल्टा कॉन्फ्रेंस एंड 1941 अगस्त अटलांटिक चार्टर। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। अब इस प्रश्न में आपके एक ही साथ 8 से 10 एमसीक्यू कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अराउंड 8 से 10 एमसीक्यू। मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि आसियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, कुछ कथन दिए गए, हमें उस पर विचार करना है। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझ में आ गया। अब आसियान की जो स्थापना थी बच्चों ये 1967 में की गई थी। ठीक है, कैसे? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी और टोटल कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 5। ठीक है, उन सदस्यों का क्या नाम है? उन सदस्यों के नाम है जो संस्थापक हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। जो ये जब स्थापित होता है तो इसमें मात्र 5 ही सदस्य होते हैं, लेकिन आज वर्तमान में देखें तो 10 से भी ज्यादा हो गए। लेकिन बाद में आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो 5 देश और भी शामिल हुए थे उसमें शामिल है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है आसियान का? तो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया में कहाँ पे? जकार्ता में है। ठीक है,
तो आसियान के बारे में ये चीजें आपको समझ में आई बढ़िया तरीके से। क्या क्या सर? आसियान का फुल फॉर्म दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र स्वाक्षर करके, मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता, संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाद में शामिल देश ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कम्बोडिया, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। मतलब कि देखो कथन हमारे बिल्कुल सारे के सारे सही है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है आसियान के बारे में अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यही तो बनेगा मेनली क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में आपसे सारे निपटा दिए मैंने, है ना। तो हम देखो टाइम भी बचाएंगे आपका और अच्छे से समझाएंगे भी। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से? समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? तो कमेंट बॉक्स में बताओ यस सर। आसियान के बारे में आपके सारे के सारे राइट है। ठीक है, आसियान एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर्स, फाउंडिंग कंट्रीज एंड लेटर कंट्रीज इंक्लूडेड, सभी के सभी राइट है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नाउ 5 और 6 आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, ये रहने वाला है अभिकथन और कारण के बारे में। ठीक है, तो अभिकथन कारण के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया था। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नई आर्थिक नीति भारत ने कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। इसके माध्यम से भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। बिल्कुल ठीक बात है, जब भारत ने 1991 में अपनी नई आर्थिक नीति अपनाई तो इसके तहत उसने वैश्वीकरण को भी अपनाया। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, यानी कि खोल दिया। ठीक है, खुलेपन की नीति अपनाई। तो क्या है, कथन भी ठीक है, अपनाई थी आर्थिक नीति, क्यों अपनाई थी? वैश्वीकरण से जुड़ने के लिए और खुलेपन के लिए। तो यानी कि कारण भी ठीक है। मतलब सर, मतलब कि असर्शन हमारा ठीक है। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एंड रीजन की थ्रू दिस इंडिया गॉट रेडी फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग्स। तो इसमें दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए वाला जो हमारा ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 5 के लिए हमारा ये वाला राइट है। ओके, इंग्लिश में 5 के लिए हमारा ये राइट हो जाएगा आपका ए वाला। ओके, नाउ 6 में देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से समझना, इसमें भी आपके कुछ कुछ एमसीक्यू कंप्लीट होना। जैसे कि दिया गया है बच्चों कि पृथ्वी सम्मेलन से पहले 5 साल पहले 1987 में कॉमन फ्यूचर शीर्षक नामक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी, जिसमें यह बताया गया था कि आर्थिक विकास के जो तौर तरीके वर्तमान में चल रहे हैं ये आगे जाके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों 1992 में। कब? 1992 में। कहां पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। किस शहर में? रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन से पहले 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक था कॉमन फ्यूचर। क्या था? कॉमन फ्यूचर। अब इस बर्टलैंड नामक ये जो शीर्षक नामक जो रिपोर्ट थी कॉमन फ्यूचर, इसमें यह बताया गया था कि जैसे जैसे हम अपना विकास कर रहे हैं आगे चल के बहुत ही घातक साबित होगा। ठीक है, कारण क्या था? इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 विकास के लिए टिकाऊ विकास और विकास का एक ऐसा तरीका जिससे विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान ना हो, ये तरीका बताया गया। यानी कि एजेंडा 21 आया पृथ्वी सम्मेलन में, जिसमें यह कहा गया कि टिकाऊ विकास हमें करना चाहिए जिसमें पर्यावरण को हानि वगैरह नहीं होगी। तो अब आप एक चीज देखो, एक तरफ तो क्या बताया गया है कि कॉमन फ्यूचर में कही गई बात जो कि आर्थिक विकास के तौर तरीकों को गलत बताती है। ठीक है, मतलब कि आगे चल के ये सही साबित नहीं होंगे, इसको बता रही है। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पे रीजन देखना है पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। ठीक है, हालांकि कथन ठीक है और कॉमन फ्यूचर और एजेंडा 21 अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था ये बात नहीं बताई गई यहाँ। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे हमारा ए और आर दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, बट दोनों यहाँ पे व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 के लिए आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, तो इंग्लिश में देख लेंगे आपका यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट नॉट एक्सप्लेनेशन हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से समझिएगा। पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के किस कंट्री में, किस देश में 1968 तक सल्तनत रही थी, लेकिन अब वहां पर आद्यछात्मक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, क्या वो भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव? तो सल्तनत की जहां तक बात रही तो नेपाल में तो राजतंत्र था, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र रहता है, भूटान और मालदीव बच जाता है। तो भूटान छोटा देश है, यहाँ पे बेसिकली सल्तनत रही नहीं थी, तो एक ही जगह बचती है मालदीव। मालदीव इज द राइट आंसर, जहां पे 1968 तक सल्तनत रही थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आद्यछात्मक प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, द आंसर इज सी। विच साउथ एशियन कंट्री वाज रूल्ड बाय अ
Sultanate till 1968, but now the presidential system has been adopted there, that is Maldives. Okay, now क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बर्लिन की दीवार के बारे में हमसे कुछ कुछ कथन पूछे गए हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं। बर्लिन की दीवार के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, जो गलत है वो हमें समझा। तो क्या दिया गया है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया यानी कि अमेरिका का जो खेमा था, यूएसए का जो खेमा था, साम्यवादी दुनिया यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर का जो खेमा था, इसके विभाजन के प्रतीक को दर्शाती थी। ठीक है, यह प्रतीक थे पूंजीवाद और साम्यवादी खेमे के बीच का। ये पश्चिमी बर्लिन को भी पूर्वी बर्लिन से दूर करते थे। ठीक है, पश्चिमी बर्लिन को और पूर्वी बर्लिन को डिवाइड कर देते एक तरीके। ठीक है, 1961 में यह दीवार बनाई गई थी और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया था। और तोड़ा किसने था? आम जनता ने, जो आम जनता थी उसी ने तोड़ दिया था। ठीक है, कब तक ये खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक। कितने वर्ष? 28 वर्षों तक। ठीक है, कितने किलोमीटर थी? तो 150 किलोमीटर की थी। ठीक है, कितनी? 150 किलोमीटर की थी। ठीक है, लेकिन ये कहना कि ये यूरोप के एकीकरण और पूंजीवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत है, ये गलत थी। क्योंकि बर्लिन की दीवार की जो समाप्ति थी, जो गिरना था, वो इंडिकेशन माना जाता है, वो बेसिकली शुरुआत मानी जाती है किसकी? साम्यवादी खेमे की। और इवन यहाँ पे यूरोप का एकीकरण नहीं हुआ था, जर्मनी का हुआ था। किसका? जर्मनी का हुआ था। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। क्या सर? ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के खेमे का प्रतीक थी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से दूर करती थी। 1961 में इसे बनाया गया था। ठीक है, जो कि 28 वर्षों तक खड़ी रही, जिसकी लंबाई टोटल थी 150 किलोमीटर और 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। ठीक है, ये जर्मनी के एकीकरण और साम्यवाद की समाप्ति की शुरुआत थी, यानी कि डी वाला गलत है हमारा। ओके, द आंसर इज कंप्लीट। नाउ चॉइस द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप एंड द एंड ऑफ द कैपिटलिस्ट लॉ। इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है बढ़िया तरीके समझ में। क्वेश्चन नंबर 9। इंदिरा गांधी ने प्रचार में कहा कि विपक्षी गठबंधन ग्रैंड अलायंस के पास में बस एक ही मुद्दा है। यानी कि 1971 के जब चुनाव हो रहे थे ना, उस समय इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि जो विपक्षी पार्टी है, जैसे ग्रैंड अलायंस है, इसके पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था इंदिरा हटाओ का। कौन सा मुद्दा था विपक्षी दलों के पास में? इंदिरा को सरकार से हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी के पास एक मुद्दा क्या था? गरीबी हटाओ का। ठीक है, ये तो समझ गए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। Indira Gandhi said the champion that campaign that the Grand Alliance had only issue, that is remove Indira. Okay. क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो, फिर से कथन पर विचार करना, बड़े ध्यान से समझना, सबको समझाऊंगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में समझाइए। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समयकाल था, ये 1956 से 1961 तक रहा था। बिल्कुल ठीक है। इसका जो खाका था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी बिल्कुल राइट है। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी से भारी मात्रा में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए क्या किया गया था कि जो भी वस्तु बाहर से आ रही थी उस पर अधिक से अधिक शुल्क यानी कि टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय दूसरी जो योजना थी, तो सभी के सभी कथन सही हैं। समय 1956 से 51, खाका पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। भारी मात्रा में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था और घरेलू छोटे छोटे उद्योग थे, इनको सुरक्षा देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया था। ठीक है, ताकि कोई बड़ी कंपनी भारत ना आ सके, इसीलिए। तो मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें सभी के सभी ऑप्शन हमारे राइट हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान, दैट इज मीन कि टाइम ब्लूप्रिंट और ये बाकी की जो बात है वो सभी के सभी सही हैं और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा। पूछा गया हमारे सामने कि पंजाब में जो अकाली दल था, ठीक है, इसने पंजाबी भाषा क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके 2 राज्य बनाए गए थे। यानी कि देखो, अब ना आपको यहाँ पे कई चीजें पता चलेंगी। अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। ठीक है, तो अकाली दल पंजाब का जो था, उसने पंजाबी भाषी क्षेत्रों के गठन के लिए एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि मेनली मुख्य पंजाब से अलग होके 2 क्षेत्र, 2 राज्य नए बनाए गए थे। तो उन 2 नए राज्यों का क्या नाम था? हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा लाहौर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो कौन कौन बनाया गया था? एक हरियाणा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अब लाहौर, चंडीगढ़, हिमाचल है, तो लाहौर नहीं है, ये तो पाकिस्तान में पहुंच गया। चंडीगढ़ नहीं है, बचता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाका था पंजाब के
बेसिकली टूटने से पहले, तो उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तो यह है आपका कि पंजाब से लेकर के जो दो नए राज्य बने, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द पंजाब अकाली दल launched a movement for the formation of a Punjabi speaking region as a result of which two states were carved out of the Punjab province, that is Haryana and Himachal Pradesh। ठीक है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इन एमसीक्यू रिलेशन, दैट इज कि निम्न में से किसका जो नाम है वो पूरा सही नहीं है। ठीक है, तो यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएगा कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी यूनेस्को के बारे में बात हो जाती है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, यानी कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर यूनियन, नहीं यूनियन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, यूनियन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएगा बेसिकली। ठीक है, क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ठीक है, तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनिसेफ, आईएलओ। ठीक है, ये तीनों की तुलना सही है, बट सीटीबीटी जो कि निशस्त्रीकरण के लिए संधि थी, ये गलत है हथियारों के मामले में। क्यों? सीटीबीटी की फुल फॉर्म यहाँ पे जो दी गई है वह कंप्रेस न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, बल्कि ये क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या फिर न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है ना, इस तरीके से, बट कंप्रेस करना इसको, ये गलत चीज है। ठीक है, दैट इज मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। ओके, सीटीबीटी की फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं है। वेल, ये हो गया कंप्लीट हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर ए। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन जो था बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, ओके, देखो मेरी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको एमसीक्यू समझाने में, और एमसीक्यू के साथ में भी आपको और भी मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, और आई होप सब कुछ आप अच्छी तरीके से समझ गए। अगर आपको समझ में आया है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि यस सर हमको समझ में आ चुका। ठीक है, वेल आप करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा, चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। ओके, नाउ बी को बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है वो हमारे 2 नंबर के होने वाले हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होती है, मतलब फर्स्ट ही है, वैसे 13वां है, विदेश नीति किसे कहते हैं, और नेहरू की विदेश नीति के 2 मुख्य उद्देश्य। देखो नेहरू जी की जो विदेश नीति थी इसके उद्देश्य अलग हैं और सिद्धांत अलग हैं। ठीक है, तो विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति जो है ये एक देश का दूसरे देश के साथ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन करने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। यानी कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, भारत और पाकिस्तान का, भारत और रशिया का। तो अभी के टाइम पे आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के मामले में जो नीति है विदेश नीति, वो क्या वो अच्छी है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर क्या ये अच्छी है, जानकारी ज्यादा साझा होती है, नहीं होती। यानी कि विदेश नीति पाकिस्तान के लिए काफी कठोर है हमारे। ठीक है, लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो उसके साथ में हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, व्यापार होता रहता है, हथियारों का इंपोर्ट करते रहते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, और आना जाना रहता है, दूतावास भी है, बहुत सारी चीजें। तो हमारी नीति कैसी है रशिया के लिए, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, लचीली है, यानी कि हम किसी और कंट्री के साथ में कैसे संबंध रखते हैं उसका, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तरीके से, उसका जो पूरे की पूरी प्रक्रिया आती है उसको विदेश नीति बोलते हैं। ठीक है, अब नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे, आप सभी को पता है। भारत तकरीबन 150 से 200 साल के बाद अंग्रेजों के चंगुल से निकला था। तो ऐसे में नेहरू जी ने विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य ये बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात ये है कि हमने बहुत कठिन संघर्ष किए। पहले तो नमन है उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और साथ ही ये भी कि नेहरू जी ये कहते हैं कि कठिन संघर्ष से प्राप्त जो हमने संप्रभुता ली है, जो स्वतंत्रता हमने ली है, अब हम उसे किसी और कंट्री के हाथ में सौंपना नहीं चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, साथ ही क्षेत्रपूर्ण जो अखंडता, यानी कि हमने बहुत प्रयास किए हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो आप सभी को पता है बहुत सी रियासतें जो थी वो इससे भारत से जाना चाहती थी, तो ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता खराब हो जाती। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद ये नीतियां हमने अपनाई थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें अपना तेजी से विकास करना। ठीक है, ये विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, एकदम देखिए मैं आपको क्वेश्चन की हिस्ट्री समझाता चलूंगा ताकि आपको ना एकदम दिमाग में क्वेश्चन छप जाए। ठीक।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए देख लेंगे व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी एंड राइट टू मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और इनके मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। वेल, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कैसे यूएनओ बना था, क्या पृष्ठभूमि थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की पृष्ठभूमि को समझाइए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बना कैसे, ठीक है ना, बना कैसे नहीं, आखिर ये शुरुआत इसकी कैसे हुई वो समझाना है बेसिक। ठीक है, तो पृष्ठभूमि समझाते हैं। हुआ कुछ यूं था बच्चों कि 1914 और 18 के बीच, यानी कि जो टाइम पीरियड था, इस समय चल रहा था विश्व युद्ध। तो बहुत बड़े बड़े देशों के नेताओं को, लोगों को ये लगा कि अगर आगे चल के ऐसा युद्ध हुआ तो बहुत ही बड़ी त्रासदी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई और विश्व युद्ध ना हो जाए जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएं, आर्थिक सामाजिक पर्यावरण को नुकसानी हो। तो ऐसे में इसको रोकने के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस यानी कि केवल राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। कब? 1929 में, यानी कि प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद 11 साल के बाद में। ठीक है, हालांकि ये अपने शुरुआती कदम इसने जो उठाए लीग ऑफ नेशंस ने काफी अच्छे थे, काफी सफलताएं भी रही, लेकिन फिर भी ये किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 45, इसको ना रोक सका। तो अब ऐसे में राजनेताओं ने फिर एक बार विचार किया, बड़े बड़े जो नेता होते हैं हर एक कंट्री के, अब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो देश में जो कि पूरी कंट्री में शांति लाए, विकास करे, ठीक है, और ऐसे विवाद हो तो उसे सुलझाए। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थापित देश थे वो पहले 51 देश थे, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 193 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यूएनओ कैसे विकसित हुआ, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। वेल, ओके, ठीक है, हाँ, अब देखते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आएगा कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे हुआ था भाई, इसके बारे में आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही छोटा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। वैश्वीकरण के विरोध के लिए बनाए गए संगठन का नाम तथा पहली बैठक लिखी। ठीक है, तो वैश्वीकरण के विरोध के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था बच्चों? विश्व सामाजिक मंच, यानी कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म, WSF बनाया गया था। ठीक है, पहली बैठक जो थी, मतलब नाम तो बता दिया, अब बैठक के बारे में बताना है। तो पहली बैठक हुई थी 2001। मेनली जो आपका आंसर है बच्चों, उसमें बस आपको इतना ही लिखना है, लेकिन मेरी तो आदत है मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूं। तो एक्स्ट्रा में हमने ये बता रखा है कि इसके माध्यम से कौन कौन से लोग वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं। तो इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी जो पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता, ये सभी एकत्र होकर वैश्वीकरण का विरोध इस विश्व सामाजिक मंच से कर सकते हैं। ठीक है, पहली बैठक आपको समझ में आई कि 2001 में हुई थी, कहां पे? पोर्ट अलीगेरे, ब्राजील में। चौथी बैठक हुई थी 2004 में, भारत, मुंबई में। 16वीं बैठक हुई है 2018 में, ये भी ब्राजील में ही हुई है, सेल्वाडोर बाहिया, ब्राजील में। ठीक है, तो एक ही साथ आपको सारी की सारी बैठकें कब हुई, कहां पर हुई, कंट्री, सारी चीज समझ में आएगी अच्छे तरीके से। तो आप इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, वेल, इंग्लिश में देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, सॉरी, राइट द नेम एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू अपोज ग्लोबलाइजेशन। तो नाम है WSF बेसिकली, और पार्ट के यहाँ पे आपके ये जाते हैं। ठीक है, वेल, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बढ़िया है प्रश्न है। 1971 के चुनावी मुकाबले में ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 1971 में जो चुनाव हुए थे उस समय में ग्रैंड अलायंस से आपका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है भाई? तो सभी की सभी बड़ी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी थी, इनके चुनावी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस बोला जाता है। मतलब कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस प्रणाली को खत्म करने के लिए जितनी भी कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, गैर साम्यवादी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया? अपना एक गठबंधन बना लिया और एक ही मेन एजेंडा रखा, क्या? कि राजनीति से इंदिरा हटाओ। ठीक है, अब इस मामले में SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी, वो एक ही छतरी दल के नीचे में आ गई थी। इनका मेन उद्देश्य था इंदिरा को हटाओ, और इसी को बोला जाता है ग्रैंड अलायंस। ठीक है, बेसिस सा कॉन्सेप्ट है आपका। आई होप आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका हो। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ग्रैंड अलायंस के बारे में पूरी की पूरी कहावत। ओके, नाउ
यहाँ पे आता है इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द ग्रैंड अलायंस इन 1971 इलेक्शन कॉन्टेस्ट। तो क्या है भाई ग्रैंड अलायंस के बारे में, इजीली आप सभी बच्चे यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े तरीके समझ में आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में विवादों को लिखिए। यानी कि ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं इनके बीच में किस किस तरीके के विवाद होते रहते हैं, ठीक है, वो हमें समझाने। तो कैसे विवाद होते हैं, मेनली जो है वो 4 तरीके के विवाद है, एक और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूंगा। जिसमें सबसे पहला विवाद है नए सदस्यों को कब और कैसा जोड़ा जाए। ब्रिक्स में आप सभी को पता है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। ब्रिक्स तो BRICS, B एज ए ब्राजील, R एज रशिया, I एज इंडिया, C एज चाइना, S एज साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ऐसे में ये 5 कंट्रीज, ये इनको लेके ये विवाद है कि ये कंट्रीज ये सोचती हैं कि हम अपने संगठन में ब्रिक्स में किसी को कैसे जोड़ें, और जोड़ें तो उसका बेसिकली प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो इस मामले में विवाद बना रहता है। ठीक ठीक है, क्योंकि भारत चाहता है कि कोई कंट्रीज में जोड़े, ठीक है, मेनली जो चाइना और रशिया ये भी चाहते हैं कि कई एक आध कंट्रीज में और जोड़े ताकि उनको फायदा मिले। ठीक है, बट इसको लेके विवाद है कि कैसे जोड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस करेंगे ये इसको लेकर। लोकतंत्र तथा साम्यवाद का मतभेद, जैसे भारत है, भारत में लोकतंत्र है, चाइना में साम्यवाद है। तो ऐसे में दोनों को लेकर जो मतभेद है, बातों को लेकर, नीतियों को लेकर, वो हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत। ठीक, चीन और पाकिस्तान की नदियों को लेकर, देखो चाइना और पाकिस्तान, अभी से आपकी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करूं, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 साल पहले के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या था कि चाइना और जो पाकिस्तान है ये बहुत ज्यादा पास आ चुके थे, और रियलिटी में अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान बहुत ही पास में, चाइना जो है हथियारों का, पैसों का उसे बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, और वो जो मतलब हाँ ठीक है इंपोर्ट करवाता है, और भी बहुत सारी चीजें जिससे इनके संबंध नजदीक हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो डर है किसको लग रहा है, भारत को। क्यों भाई, क्योंकि चाइना पाकिस्तान अगर और ज्यादा क्लोज होते चले गए तो भारत के लिए एक निगेटिविटी जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। इसलिए ठीक है, ब्राजील के द्वारा चीन की मुद्रा युआन से संबंधित समझता है। ब्राजील जो है वो चाइना की मुद्रा जो युआन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके व्यापार को नहीं मानना चाहता, ये चीजें। लास्ट, भारत चाइना का सीना, भारत चीन की जो सीमा विवाद है इसको, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में ये विवाद आते हैं। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं कि राइट इज डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो क्या क्या डिस्प्यूट होते हैं बच्चों, इस मामले में आपके सामने ये पॉइंट है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप समझ लेना, और बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है। आगे अब देखो, वैसे ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बट मैंने 2 नंबर में इसलिए लिया है क्योंकि और भी आपके क्वेश्चन। गोवा मुक्ति संग्राम का वर्णन कीजिए। वैसे 4 नंबर का है, लेकिन मैंने 2 में लिया है ताकि आपको और भी 1-2 क्वेश्चन में समझा। देखो क्या है गोवा मुक्ति संग्राम। गोवा, दमन और दीव 16वीं शताब्दी से पुर्तगालियों के अधीन थे। ठीक है, गोवा में किसका शासन था 16वीं शताब्दी से पहले, वो था पुर्तगालियों का। ठीक है, 1947 में जब भारत आजाद होता है तो भी आप सभी बताया 565 रियासतें थी। तो ऐसे में पुर्तगालियों ने गोवा और दमन दीव पर अपना कब्जा अभी भी किया हुआ था। तो ऐसे में महाराष्ट्र के जो साम्राज्यवादी सत्याग्रही थे, इनके सहयोग से गोवा ने क्या किया, गोवा की सरकार ने, जो क्रांतिकारी थे गोवा के, उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ चलाया आंदोलन, लेकिन आंदोलन का सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में उन्होंने मदद मांगी सरकार, भारत सरकार से। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने क्या की, गोवा में अपनी सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद में गोवा दमन दीव इसको आजाद कराया, और केंद्र शासित राज्य थोड़ी ना होता है, प्रदेश होता है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ये देखी गई कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग बने रहने के लिए 1967 में गोवा में कराया गया जनमत संग्रह। देखो दमन और दीव जो था इसको तो केंद्र शासित प्रदेश तो जो था ये घोषित कर दिया, बट गोवा या तो महाराष्ट्र में मिले या तो स्वतंत्र बने, इसके लिए वहां पे जनमत संग्रह कराएगा। और जब जनमत संग्रह हुआ तो मेजर जो वोट थे वो गए गोवा के स्वतंत्र राज्य बनने के लिए। ठीक है, तो 1987 में गोवा को फाइनली एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। ठीक है, ये कहानी है गोवा मुक्ति संग्राम। ठीक है, बढ़िया तरीके से आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। डिस्क्राइब दी गोवा लिबरेशन वॉर, दैट इज ऑप्शन, नहीं ऑप्शन कहाँ होगा यार, इस तो वैश्य वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने पॉइंट है, आप इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है बच्चों हमारा 2 नंबर वाला जो सेक्शन था, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। हाँ, 2 नंबर के जो हमारे 6 क्वेश्चन थे इसके बारे में। अभी तक कितने मिनट हुए हमारे, 35। ठीक है, आने वाले 25 मिनट के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन भी कर लेंगे हम,
और आपके वो वाले जो क्वेश्चन वो भी कर लेंगे। ठीक है, देखो वीडियो पूरा एंड तक देख के जाना। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हो, समझ में आ ही रहा होगा बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना? कमेंट में बताना। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट स्मार्ट नॉलेज के चैनल के नाम से ही आप जाके फॉलो कर सकते हो और अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे बच्चे जो हैं। अब हम बात करने वाले बच्चों अपने सेक्शन नंबर सी की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन होंगे हमारे 4 नंबर के 5। ठीक है, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपातकाल से सीखे गए इन्हीं 4 जो सबक हैं इनका वर्णन कीजिए। कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आप जो अच्छे तरीके से देख सको। तो आपातकाल से सीखी गई किन्हीं 4 सबकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहला सबक जो आपातकाल से हमने सीखा वो ये है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र केवल और केवल अंग्रेजों के जाने के बाद ही आया? नहीं, भारत में लोकतंत्र प्राचीन इतिहास से रहा है। ठीक है, ये जो सभ्यताएं वगैरह पाई जा रही हैं ये उससे पहले भी इतिहास में आप उठा के देखोगे और तब आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र उससे पहले भी था। बीच बीच में जो सभ्यताएं वगैरह आती नहीं, इन्होंने लोकतंत्र को तोड़ा है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इन वर्चुअल कंट्री एंड जो आपका आपातकाल वाला चैप्टर उसके रिलेशन में। तो आपातकाल में लोकतंत्र जो था वो हम ये जरूर मानते हैं कि थोड़ा बहुत डगमगाया था, लेकिन ये कहना कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से जब से आजाद हुआ है तब से लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लोकतंत्र की कुछ कमजोरियां जरूर हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमने इसको सुधारा है, अब हमने उसे और ज्यादा मजबूत बनाया है। पहला सबक, लोकतंत्र को भारत से विदा कर पाना, हटाना, खत्म करना ना के बराबर है। ठीक। सेकंड, ये देखा गया कि भारतीय संविधान में ना आपातकाल के लिए एक शब्द जोड़ा गया था, आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी जी ने जब उनसे पूछा गया आपातकाल के बाद में कि आपने आपातकाल किस आधार पर लगाया, तो उन्होंने कहा संविधान में दिया हुआ है कि आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल लगा सकते हैं। तभी संविधान में संशोधन कर दिया गया और एक नया शब्द जोड़ दिया गया, देश में सशस्त्र विद्रोह। क्या? जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देनी होगी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद रहेगी, ठीक है, और राष्ट्रपति जो रहेगा, इन दोनों को ही प्रधानमंत्री आपातकाल की जो लिखित वो होता है ना, एक चार्टर वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वो देगा, तभी आपातकाल लगेगा। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द हटा के सशस्त्र विद्रोह लाया गया, और जो एक आपातकाल का फॉर्म वगैरह होता है वो सीधा क्या बोलते हैं देगा किसको, मुख्यमंत्री, वो जो मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति, इन दोनों को। ठीक है, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका को ना अपनी कमी का पता चला। क्या कमी? कि आपातकाल में उसकी शक्तियां जो थी वो बेसिकली निष्क्रिय हो गई थी। ठीक है, वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रही थी। क्यों भाई? आपने देखा होगा शक के आधार पे लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, मीशा का गलत उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी, लोगों को उठा उठाकर जो है बेसिकली उनको जबरदस्ती जेलों में बंद किया जा रहा था। ठीक है, लोगों का जो जीवन जीने का अधिकार था अनुच्छेद 21 से भी छीन लिया गया था। तो न्यायपालिका को ना अपनी कमजोरी पता चली, इसीलिए उसने ये तय कर लिया कि अब से भविष्य में पहले तो हम ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे, और आएगी भी तो किसी भी हाल में न्यायपालिका का जो मूल कार्य है मौलिक अधिकार की रक्षा करना, वो जरूर करेगी। ये पता चला। ठीक। आपातकाल में, आपातकाल शासक में जो दल था, आपातकाल शासक दल पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। यानी कि आपातकाल में जो मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह थे, इन्होंने क्या किया था, पुलिस प्रशासन को अपने हाथों की कठपुतली बना के इसका उपयोग किया था। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया कि ज्यादातर जो है कभी भी ऐसी स्थिति आएगी नहीं आपातकाल जैसी, और आई भी तो पुलिस प्रशासन को कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। ठीक है, तो पहला सबक है आपातकाल का बच्चों, जो कि अभी मैंने आपको समझाया, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। ठीक है, ना के बराबर। दूसरा, आंतरिक अशांति के शब्द की जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया और लिखित में सूचना देनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को। तीसरा, न्यायपालिका को अपनी कमी का पता चला और उसने ये कहा कि अब से कभी भी पहले से ऐसे स्थिति आने नहीं देंगे, और आएगी भी तो हम पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, पुलिस प्रशासन को यहाँ पे देखा गया था कि इनका उपयोग किया था, राजनीतिक कठपुतली बन चुकी थी, तो इसको कुछ और विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ऐसी बात। ठीक है, तो ये हैं आपके आपातकाल से सीखे गए कुछ सबक। ओके, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से इजीली आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 लेसन्स लर्न फ्रॉम
द इमरजेंसी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। देखो ये मैंने छोटा कर दिया अपने पिक्चर को, ताकि आप इंग्लिश में चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। 20 में दिया गया हमारे सामने कि भारतीय सुरक्षा के घटकों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत की जो सुरक्षा की नीति है, सुरक्षा की जो रणनीतियां हैं, ये टोटली 4 तरीके की होती हैं, वो हमें समझना। तो आखिर भारत की रणनीतियां क्या है, भारत कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अनदर कंट्रीज। भारत को पारंपरिक यानी कि जो सैन्य और अपारंपरिक जो खतरे होते हैं, इन सभी का सामना करना पड़ता है, और ये खतरे सीधे सीमा के अंदर भी उभरते हैं और बाहर भी उभरते हैं। ठीक है, बेसिकली भारत को अंदर ही अंदर जो दंगे वगैरह होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, स्थिति अशांति वगैरह, इससे निपटना होता है, और बाहर देश जैसे पाकिस्तान, चाइना, इससे निपटना होता है। तो इसीलिए इसको पारंपरिक और पारंपरिक दोनों तरीके की जो सुरक्षा वो करनी है, इसीलिए इसके 4 घटक है। कौन कौन से? पहला घटक ये है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा अपनी जो सैन्य क्षमता है ये मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि भारत को हमेशा अपने जो पड़ोसी देश हैं इससे हमला होने की आशंका रहती है। एग्जाम्पल के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो 4 युद्ध हो चुके हैं, 48, 65, 71 एंड 99। ठीक है, तो इससे भारत को ये सबक मिला, ये सीख मिली कि हमें अपनी सैनिक शक्ति को और मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भारत ने अपना एक सफल परमाणु परीक्षण किया, ताकि अब इसके विपरीत जो देश लड़ेगा ना, उसे डर रहेगा कि इसके पास भी अब परमाणु है। ठीक है ना, परमाणु हथियार है इसके पास भी, एक छोड़ेगा तो पूरा देश तहस नहस। ठीक है, दूसरा घटक क्या है भाई? दूसरा घटक ये है कि भारत को अपने सुरक्षा हित को बचाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके साथ में संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इसीलिए भारत आसियान के कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड भी कर रहा है, दक्षिण के साथ में भी कर रहा है। ठीक है, और साथ ही क्या बोलते हैं, ब्रिक्स है, वो तो सदस्य, उसका सदस्य है, G20 वगैरह, इसकी भी बात आ जाती है इसमें। ठीक है, इसीलिए भारत ने क्या किया था, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी नए नए देश आजाद होंगे वो यूएसएसआर की खेल में ना शामिल होकर अपना विकास अलग से कर पाएंगे। ठीक है, एक तीसरा विकल्प रहा था ये चीज। ठीक है, ये हो गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को मजबूत बनाने के मामले, संगठन के मामले में, जिसने इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विकसित किया था। ठीक, तीसरा घटक, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। यानी कि देखो, भारत को पाकिस्तान चाइना को बॉर्डर पे तो लड़ना ही लड़ना है, बल्कि इसके अंदर ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि भारत को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। ठीक है ना, अंदर ही अंदर उसको कमजोर करने, खोखला बना रहे हैं। ठीक है, तो उन असामाजिक तत्वों से लड़ना, निपटना, ढूंढना, उन्हें सजा देना, ऐसे मामले में भी अपनी सैन्य शक्ति से मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, एकता स्थापित की जाए। एग्जाम्पल के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटना होगा, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, ये वो जो आपका क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, उसमें आपको समझाया जाएगा नागालैंड, मिजोरम, पंजाब के बारे में। ठीक है, यानी कि एकता स्थापित करनी है और जैसे उग्रवादी वगैरह इनको खत्म करना है। चौथा घटक क्या है? चौथा घटक सबसे बड़ा है, भारत को अपनी नीतियां इस तरीके से बनानी है ताकि सभी को सभी सामाजिक आर्थिक लाभ एक पूर्ण तरीके से मिल सके। ठीक है, तो ये है बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी से और अभाव से मुक्ति मिल सके। ठीक है, साथ ही नागरिकों के बीच में असमानता ना रहे, ये इसके आ जाते हैं कि सामाजिक विकास ऐसे करना है, आर्थिक विकास ऐसे करना है कि सभी को फायदा मिले। ठीक है, कोई जो अमीरी गरीबी का जो फासला वो ना रहे, इस तरीके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला घटक, सैन्य क्षमता मजबूत करो। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत बनाओ। तीसरा घटक, देश की अंदरूनी समस्या से निपटो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटो। चौथा घटक, सामाजिक आर्थिक विकास ऐसे करो सभी को फायदा। सिंपल था। ठीक है, देखा ना, एकदम बढ़िया तरीके समझा दिया आपको। उसके बाद डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी। तो इंडियन सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स क्या है? तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, फिर ये आपका सेकंड कंपोनेंट आ जाता है। ठीक, एंड उसके बाद भी आपका थर्ड कंपोनेंट आ जाता है, एंड देन ये आपका आ जाता है फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बढ़िया तरीके से सारी के सारी कंपोनेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विभाजन तय हुआ। बिल्कुल ठीक बात, स्पष्ट कीजिए। यानी कि 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, इसकी वजह से ही पार्टी का विभाजन हुआ था। मैं आपको क्या बताने, सिंपल सा, चुनाव हुए कैसे थे बस ये बता रहे। ठीक है, देखो क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस में आए, तो सिंडिकेट के लोगों को ये लगा कि हम तो इसे अपने कार्य के लिए लाए थे कि हमारे यहाँ की कठपुतली बनेगी
और हम इसके माध्यम से खुद सरकार चलाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो अपने फैसले खुद ही लेना शुरू कर दिए थे, प्रधानमंत्री तो फैसले खुद ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। बट सिंडिकेट को लग रहा था कि ऐसा नहीं करेगी, तो इसीलिए सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा कि अब किसी न किसी तरीके से इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकालना है। इसको ना जब 1969 में जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, जिनका नाम था जाकिर हुसैन, इनकी आकस्मिक किसी कारण की वजह से मृत्यु हो गई। अब ये जो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई और राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, इसी को सिंडिकेट ने एक मौके के रूप में देखा कि हम अपने अनुसार एक राष्ट्रपति को बिठा देंगे और उसके हिसाब से फिर प्रधानमंत्री छोटी मोटी गलती करेगा, हम उसे निकाल के अपना शासन जमा लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी इस स्थिति को भांप गई, इसीलिए सिंडिकेट के नेताओं ने क्या किया था, जो इंदिरा गांधी जी का प्रतिनिधि थे नीलम संजीवा रेड्डी, इनको लाए। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये स्थिति को देख लिया था, भांप लिया था कि मेरे खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने अपना क्या किया था, जो समर्थन था वो नीलम संजीवा रेड्डी को ना देकर किसे दिया था, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी को। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पता है जो एक बेसिकली प्रक्रिया है, उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको चुन लिया जाता है। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा राष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है, वो तो न्यायाधीश का अलग होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे इनको अपना समर्थन दिया, ठीक है। और समर्थन दिया तो जब चुनाव हुए, चुनाव ऐसा नहीं कि हमने वोट डाले, नहीं, जो संसद में जब प्रक्रिया होती है इनकी एकल संक्रमणीय मत के आधार पे, ठीक है ना, वो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसी आधार पे जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे जो विजय रहे वो कौन विजयी रहे, वीवी गिरी विजयी रहे, ठीक है। तो जब वीवी जी विजयी रहे तो ऐसे में सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी पे ये आरोप लगाया कि आपने पार्टी के जो नियम कायदे कानून थे इनको नहीं माना, आपने हमसे सलाह नहीं ली, हमने हमारी पार्टी के जो बेसिकली आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, आपने इनको वोट नहीं दिया, आपने एक गैर जो उम्मीदवार थे स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को अपना समर्थन दिया, इसीलिए हम अपनी पार्टी से आपको निष्कासित करते, ठीक है। तो इसके बाद में इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और फाइनली जो कांग्रेस थी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पार्टी जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी वो बनी कांग्रेस आर, ठीक है। इंदिरा गांधी से आप आर याद रख लेंगे, आर यानी कि रिक्विजनिस्ट। सिंडिकेट की कांग्रेस से आप सिंडिकेट यानी कि ओ याद रख लेंगे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाली, ठीक है। तो दो पार्टी में बट गई, एक ही पार्टी कांग्रेस, एक आर बन गई और रिक्विजनिस्ट एंड दूसरी बन गई सिंडिकेट की ओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था भाई 1969 का इंदिरा गांधी जी का चुनाव, ठीक है। पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, पूरे के पूरे पॉइंट व्यू समझा दिए और इस तरीके से आपको ये कंप्लीटली समझ में भी आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आपका। आगे बात करेंगे तो अगला दिया हुआ है इंग्लिश में द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मार्क्ड द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, एक्सप्लेन। यस दैट इज राइट। 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में इसको पढ़ें, तो उठा कर देते इसको ताकि आप देख लो आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इजीली, ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। अब एक न्यू टॉपिक के बारे में आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, कौन सा सर? न्यू टॉपिक आपका ऐड हुआ है CIS के बारे में, ठीक है। आपको बताना है CIS क्या है और इसकी स्थापना तथा उद्देश्य बताने हैं, ठीक है। CIS क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय वगैरह इसको बता देना है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये बता देना है, ठीक है। तो CIS है क्या, बेसिकली आप सभी को पता है कि जब USSR, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है ना, तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ऐसे में देशों को एकत्र बनाए रखने के लिए एक नया संगठन बनाया गया, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदी में कहें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, ये बनाया गया, ठीक है। इसके लिए जितने भी सोवियत संघ से विघटित देश हुए थे उनको एकत्रित बनाए रखने के लिए, ठीक है। स्थापना जो थी वो कब हुई थी, तो USSR का जब विघटन हो गया दिसंबर में, 25 दिसंबर 1991 को। एम आई राइट और रॉन्ग, आप मुझे बताना कि शायद थोड़ा सा कि सोवियत संघ का जो विघटन था वो एक्यूरेट किस देश के हुआ था, और जहां तक मुझे याद है 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, जहां तक मुझे याद है। आपको क्या लगता है ये 25 दिसंबर ठीक है या नहीं, आप मुझे बताना एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो देखो USSR का जो विघटन हो गया दिसंबर 1991 में, तो इसमें जो 12 देश शामिल थे, ठीक है ना, उनको एकत्र बनाए रखने के लिए CIS की स्थापना की। संस्थापक राज्य कौन थे इसके CIS के, तो बेलारूस, रूस और यूक्रेन, ये तीन थे। मुख्यालय कहाँ था इसका, मिन्स्क बेलारूस में, ठीक है। वर्तमान सदस्य कौन है इसके, तो रूस है, बेलारूस, यूक्रेन, ये तो तीन होंगे संस्थापक देश से। तो
आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। देखो आप कैसे याद कर सकते हो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये आ जाते हैं। उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा ये अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे इसकी स्थापना, संस्थापक राज्य, वर्तमान सदस्य और मुख्यालय। ठीक, आगे CIS के उद्देश्य लिखिए। तो क्या उद्देश्य है भाई CIS के? CIS के उद्देश्य हैं आपसी एकता तथा विश्वास को बनाए रखना। ठीक है, जो भी शामिल देश है उनकी एकता और उसको बनाए रखना, आपसी मतभेद को बातचीत के द्वारा सुलझाना और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक, शांति व्यवस्था की स्थापना की जाए, व्यापार नीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा और युद्ध जैसी कोई स्थिति ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब एक आपको मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूं। ये जो मैंने आपको CIS के जितने भी उद्देश्य बताए हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी उद्देश्य आप अपने हर एक संगठन के उद्देश्य के बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाहे फिर आपका सार्क आ जाए, ठीक है, यानी कि दक्षिण, आसियान आ जाए, ब्रिक्स आ जाए, यूरोपीय संघ आ जाए, ठीक है, कोई सा भी संगठन आ जाए, मेनली आपको ये 6 के 6 आप पूरे लिख दोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस याद रखना, जैसे दक्षिण है, जैसे आसियान है, जैसे यूरोपीय संघ है, बस इनका ना एक एक पॉइंट आप उस संगठन का नाम लेके लिख देना, कोई एक एक पॉइंट, बाकी सेम एज इट इज आप ऐसा ही लिख दोगे, पूरे के पूरे उद्देश्य में नंबर मिल जाएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है ना, किसी भी संगठन के उद्देश्य की बात आ जाए। ठीक है, याद रखना इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई है। आगे एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो CIS के उद्देश्य समझ में आ गए और CIS की स्थापना थी आपको ये भी बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए इंग्लिश में व्हाट इज CIS एंड राइट एस्टेब्लिशमेंट कोर्स इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं क्या कर देता हूं ताकि आप देख लें। तो CIS का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, फंडिंग, फाउंडिंग स्टेट्स एंड करंट मेंबर्स कौन से हैं, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे है। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या है CIS के, तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप इसीलिए इसको याद पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, इसमें भी बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ में समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, नीति आयोग की संरचनात्मक वर्णन करते हुए इसके उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, तो नीति आयोग की जो संरचनात्मक वर्णन है वो समझाना है, उसके उद्देश्य हुआ क्या। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, योजना आयोग की जो स्थापना थी बच्चों, ये 1 जनवरी, एक सेकेंड, हमसे क्या पूछा गया है, नीति आयोग के बारे में ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग समझ गया था। बेसिकली जब योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हुआ तो उसी के फलस्वरूप नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वैसे कुछ मार्च 2014 में योजना खत्म हो गया था, लेकिन इसकी पूरी तरीके से स्थापना नीति आयोग की वो 1 जनवरी 2015 को मानी जाती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, संरचनात्मक बताना है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना में इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं उनको, जैसे कि पहले उपाध्यक्ष थे प्रथम अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में हैं संजीव कुमार। वर्तमान में अगर आप नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे 2023 के अकॉर्डिंग तो वो हैं राजीव कुमार, लेकिन सबसे पहले जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, CEO कौन है नीति आयोग के, तो वर्तमान परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, साउथ के हैं, वर्तमान जो क्या बोलते हैं उनको, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, नीति आयोग की स्थापना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO, बस संरचना में आपको बस इतने लिख देने हैं। अब इसके उद्देश्य बताने हमें, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, तो आयोग जो है इसके उद्देश्य थोड़े से अलग है। जैसे नीति आयोग के उद्देश्य में सबसे पहला दिया हुआ है देश की विकास नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। देश में जो विकास नीतियां चल रही हैं उसको तेजी से फैलाना, तेजी से उसको विकसित करना। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के समन्वय को तेजी से बढ़ावा देना। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच का जो फासला है वो कम हो और दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो, उसका काम करना। केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। ठीक है, केंद्रीकृत नीति की जगह किस नीति को बढ़ावा देना, जल्दी से क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना, साथ ही देश के विकास के लिए
राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये है नीति आयोग के मेन एंड मुख्य उद्देश्य। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया? तो ये है आपका नीति आयोग की सदस्यता को वर्णन करते हुए उसके उद्देश्य के बाद। ठीक है बच्चों, अभी जाने का नहीं, अभी हमारा और भी पार्ट बचेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, वीडियो 1 घंटे के अराउंड की बनेगी, बट समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, टाइम बेशक से मैं आपका कंज्यूम कर रहा हूँ, बट एक ही बार में आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। डिस्क्लेमर, एक सेकंड इंग्लिश में देखने से पहले हिंदी में दोबारा देख लो। नीति आयोग की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, और उद्देश्य की बात आएगी तो आपके सामने ये 5 आएगा। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये स्टैब्लिश कब होता है, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और सीईओ कौन है इसके वो देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज हियर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग कौन है, तो वो आपके सामने किया जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से इंग्लिश मीडियम में। चलिए, तो यहां पर जो है ये हमारा सेक्शन नंबर जो सी था। ठीक है, सी दैट मींस 4 नंबर के 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन डी की बात कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइम और लगेगा, उतने में ही हम सेक्शन डी को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 घंटा 15-20 मिनट हो जाएगा, टोटल 15 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए सेक्शन नंबर सी को डी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान से होने वाले हैं। खंड नंबर डी, पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या होने वाला है। सबसे पहला है हमारा एक पैसेज। तो पैसेज के आधार पर देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैसेज पर बेस्ड, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा छोटा, ठीक, हाँ अब ठीक है। ओके, तो हमें दिया गया है एक पैसेज, याद रखना, पैसेज पर बेस्ड 4 एमसीक्यू, कार्टून पर बेस्ड 4 एमसीक्यू, और बाकी आपको मैप वाला तो भरना पड़ेगा। मैप भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं, देखते हैं। दिया गया है हमारे सामने ये हमको एक प्यारा सा स्रोत, पैसेज। आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों का देश है। तमिलों की प्रतिपेक्षा भरी बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही बुलंद हुई, और 1983 के बाद में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ में सतत संघर्ष कर रहा है। इसने बेसिकली तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की थी श्रीलंका में। ठीक है, तो ये पूरा का कॉन्सेप्ट है इस पैसेज के बारे में, जो कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है उसमें लिट्टे का यहाँ पे संबंध। एमसीक्यू क्या पूछा, क्या बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता चलूंगा। आजादी से पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? जब श्रीलंका आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, तो उस समय इसको सिंगली द्वीप, जम्मू द्वीप या फिर सिलोन किस नाम से जाना जाता था? उस समय जाना जाता था इसको सिलोन के नाम से। ऑप्शन ए राइट है। श्रीलंका की राजनीति में सबसे बड़ा जो समुदाय है, किसका दबदबा है? तो सिंपल सी बात है, किसका है? तमिल छोटे हैं इसलिए अलग देश तमिल इलम की बात करते हैं, और सिंगली यहाँ के मूल निवासी हैं तो इन्हीं का ज्यादा दबदबा माना जाता है। ठीक, दूसरा कंप्लीट। तीसरा है श्रीलंका में जो संघर्ष चल रहा है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंगली समुदाय की पक्षधर है, यानी कि राजनीति में खुले तौर पर जो सिंगली हैं उनका समर्थन किया जाता है। ठीक है, तमिलों के हितों की अनदेखी की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। जब सिंगली का दबदबा है, तमिलों को भगाना चाहते हैं तो उनके हितों की अनदेखी तो होगी ही। ठीक, श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्योंकि तमिल और जो सिंगली है इनके बीच में बहुत बड़ा फासला हो जाता है, ये चीज है। अब गलत है कि लिट्टे को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है, बल्कि लिट्टे को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, तीसरा वाला गलत है। 24th इज हियर कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के अनुसार ये कहा गया था कि श्रीलंका का विभाजन नहीं किया जाएगा, और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा बना दी जाएगी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 82, 85, 97, 87 कब हुआ था? ये समझौता हुआ था 1987 में, जिसमें भारत और श्रीलंका की सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया था कि तमिलों के लिए एक अलग जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरी भाग को मिलाकर एक विधानसभा बना दी जाएगी ताकि उनके एरिया पे उनका शासन चले। ठीक है, तो ये है
श्रीलंका के बारे में आपका ये पूरा का पूरा पार्ट, और आई होप आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से जो दिया गया है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है, आप इसे इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, श्रीलंका के बारे में है। हम बात करेंगे 24 क्वेश्चन वगैरह की, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। क्वेश्चन में कि व्हाई व्हाट नेम वाज श्रीलंका नोन बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज कॉल्ड सिलोन। ओके, व्हिच कम्युनिटी dominates the politics of Sri Lanka, that is the, and which statement is incorrect about the ongoing conflict in Sri Lanka, that is Leyte had a support of SAARC countries, that is wrong. The last 24th is here ki there was an agreement between India and Sri Lanka in which it was decided that there would be no partition of Sri Lanka and an assembly would be formed consisting of the northeastern parts of Sri Lanka, that is called in 1987. Okay, now अब आता है हमारा मैप वाला क्वेश्चन। तो मैप वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट मैप लिया आपके लिए, बट हाँ हमेशा कहता हूं समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए 24 है कि भारत में दिए गए रूपरेखा मानचित्र को ABCD तरीके से पहचानना है और उसको देखना भी। ठीक है, तो पहला क्या दिया है आप ध्यान से देख लेना। वह देश जिसने तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण देने का कड़ा विरोध किया था। तो पहले तो याद देखो, तिब्बत के नेता का नाम दलाई लामा था जिसने भारत में शरण मांगी थी, भारत ने शरण दी थी, लेकिन हमें उस कंट्री के उस व्यक्ति की कंट्री की पहचान करनी जिसने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो जिसने विरोध किया था उसकी कंट्री का नाम क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सी हमको दिया गया ना ये वाला, एक सेकंड रुको, हम ना पहले सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, दलाई लामा का विरोध करने वाला। वह देश जिसके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि है तथा दोनों देशों के नागरिक और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही अनुमानित है। वह देश जिसे 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और जो भारत की एक्ट ईस्ट का नीति जो इसका हिस्सा है। भारत के संबंध इस देश के साथ महत्वपूर्ण है तथा भारत इस देश से तेल का आयात भी करता है। ये कौन सी कंट्री है? ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक एक करके हर एक क्वेश्चन को। मैप में पहला क्या दिया हुआ है कि हमें उस कंट्री की पहचान करनी है जिसने तिब्बत के नेता दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध किया था। तो ये किसने किया था? चाइना ने किया था, क्योंकि चाइना का मानना था ये हमारे पंचशील समझौते का उल्लंघन है। ठीक है, तो देखते हैं मैप में क्या दिया हुआ है। मैप में देखो सी है, सी नहीं बी है, बी है चाइना। ठीक है, बी चाइना है, तो संबंधित अक्षर पहले के लिए क्या हमारा बी है और आंसर हमारा हो जाएगा चाइना। ठीक है, आंसर हमारा चाइना। एंड सेकंड क्वेश्चन कि वह विरोध जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय संधि है तथा दोनों देशों के नागरिकों और वस्तुओं के बीच में मुक्त आवाजाही बनी रहती है, वो देश कौन सा है? वो देश है नेपाल। ठीक है, जिसमें द्विपक्षीय संधि है और भारत की बिना किसी वीजा वगैरह के आसानी से आना जाना होता रहता है नेपाल से। ठीक है, तो संबंधित अक्षर क्या है? संबंधित अक्षर हमारा है डी और कंट्री का नाम है नेपाल। ठीक, एंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है कि वह देश जो 1948 में स्वतंत्र हुआ और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी है, तो वो देश कौन सा है? देखते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है बच्चों, वो देश ये वाला, और इस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है इसका? म्यांमार। संबंधित अक्षर ए है, कंट्री का नाम है म्यांमार। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारत के संबंध इस देश के साथ महत्वपूर्ण रहे हैं और भारत इस देश से ज्यादातर तेल का आयात करता है। तो किसकी बात हो रही है? ऑप्शन मतलब अक्षर सी यानी कि रूस, दैट मीन्स कि सी वाला जो है ना, ये जैसे की बात हो रही है जहाँ से संबंध भी अच्छे हैं, विदेश नीति भी अच्छी है और यहाँ से जो व्यापार है तेल का वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। वेल आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे। अच्छा हाँ, ये इंग्लिश मीडियम में आ जाता है। एक सेकंड, इंग्लिश मीडियम में आप सभी अपने क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, ये आपके चारों के चारों क्वेश्चन है इस हिसाब से, और जो मैंने समझाया वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मैप वाले में। ओके, अब आता है हमारा चित्र वाला एमसीक्यू। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो कुछ अलग ही है, जैसे कि कांग्रेस के विभाजन के कारण से देशवादी बच्चों के लिए हर बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमें करने की जरूरत नहीं होती इसलिए। तो प्रमुख नेताओं के बीच मतभेद था इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सिंडिकेट का समूह का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम क्या था? के कामराज था। उस पार्टी का नाम बताइए जिसने पहले 3 नाम चुनावों में अपना दबदबा कायम कर लिया था? कांग्रेस थी। उस नेता का नाम बताइए जिसने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति दी थी? कौन था? राम मनोहर लोहिया था। ठीक है ना, ये चीजें। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात आती है हमारे सामने कार्टून। तो एक तरफ आप कार्टून देखेंगे, यहाँ पे ये कार्टून है। ठीक है, अब इस कार्टून के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सा क्या क्या दिया गया। तो एक तरफ जो है यहाँ पे चुनाव की बात की जा रही है। कौन से चुनाव है बच्चों? ये चुनाव है 1971। याद रखना,
ये चुनाव 1971 के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। 1971 में इंदिरा गांधी पार्टी की सरकार बनती है और विपक्षी जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये विपक्षी, ये ग्रैंड अलायंस है, ठीक है, विपक्षी पार्टियां हैं जो कि हार चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है। अब इसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए जाएंगे हमारे सामने, देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त तो कार्टून लोकसभा के किन चुनावों से संबंधित है? मैंने आंसर बता दिया आपको, किससे संबंधित है? 1971 के लोकसभा चुनाव, ठीक है। पराजित खिलाड़ियों के रूप में किसको दर्शाया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया, जो प्रमुख विपक्षी नेता थे ग्रैंड अलायंस, उसको दर्शाया गया है, ठीक। यह कार्टून किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? हाँ, ये जरूर स्टार्ट होता है। ये कार्टून किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो यहाँ पे नाम देखेंगे, एक लिखा हुआ है मिड टर्म रेस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंग्लिश वगैरह में लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर मिलेगा नहीं, बट आंसर इसका जो है वो आपका सी वाला है। द ग्रैंड फिनिश के नाम से कार्टून फेमस हुआ था। आप किताब में देखें ना तब आपको मिलेगा। कार्टून में किस नेता को विजय दिखाया गया? तो सिंपल सी बात है, कौन नेता थे कांग्रेस पार्टी के उस समय? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को विजय दिखाया गया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपका एक लास्ट जो ये कार्टून वाला क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया, बढ़िया थे। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, दो दृष्टिवादी बच्चे इनके लिए भी, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या दिया गया, एक सेकंड, कहां जा रहा है भाई। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है 2009 में हुई थी ब्रिक। अभी BRIC की बात नहीं हुई, ब्रिक की बात हुई है। ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सहयोग करेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य था? आर्थिक सहयोग करेंगे। किस देश को शामिल करने के बाद में ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन गया था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में किस देश में हुआ था? सिंपल सी बात है, ब्राजील में हुआ, बस सिंपल है, ठीक है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? मैंने बता दिया 2009 में, ठीक है। मेनली जो हमारे लिए सिलेबस में है। और एक सेकंड, कहां जा रहा है भाई। और उद्देश्य था आर्थिक सहयोग, ठीक है। किसको शामिल करने के बाद में ब्रिक्स जो ब्रिक था, ये ब्रिक्स बन जाता है, दक्षिण अफ्रीका। 2019 में 11वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपका कार्टून दिया गया बच्चों इंग्लिश में भी, ठीक है, सेम एज इट इज। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पहला क्या है, द अबव कार्टून इज रिलेटेड टू विच इलेक्शन ऑफ लोकसभा इन दैट इज 1971, ओके। एंड हु आर शो इन द डिफेक्टेड प्लेयर्स दैट इज मेजर opposition leaders to Grand Alliance, okay. By what name did the cartoon become famous? That is Grand Finish. And the last one, whom led and shown victorious in the cartoon? That is Indira Gandhi, ठीक है। 36 को देखेंगे, in which year BRIC was established? 2009. What was the main object of the establishment of BRICS? That is financial support to everyone, mainly जो यहाँ पे इस देश में इसमें शामिल होंगे। With the inclusion of which country BRICS, BRIC जो था वो चेंज हो गया BRICS में, that is साउथ अफ्रीका, ठीक है। In which country the 11th BRICS summit in 2019 took place? That is in Brazil, okay. Well, यहाँ पे हमारा आज का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। और आई होप कि आप सभी को आज का जो मैंने पेपर समझाया है वो मेरी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ यहाँ पे समझा दूं। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और अगर आपको फिर भी छोटा सा डाउट भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में तो आप अपने जो बातें वगैरह हमसे पूछ, ठीक है। बाकी की अभी हमारा बचता है सेक्शन नंबर ई। याद रखिएगा इस पेपर का हमारा जो सेक्शन नंबर ई है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस भी मिलने वाली है, ठीक है। जिससे कि मतलब कि टोटल 6 नंबर के हमारे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? 8 क्वेश्चन, जिसको मैं आपको समझाऊंगा पार्ट 2 की वीडियो, इसमें पार्ट 2 की वीडियो में, और इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक अच्छा सा पैसे निकालते हैं, फिर आपसे थोड़ी और बातें करते हैं। ओके ओके, आशियान वाला कहाँ? हाँ, ये था। ओके ओके। तो आई होप कि आप सभी को आज की ये जो वीडियो थी वो आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रह गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आपने तो क्या करना है, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को लाइक करें। अरे लाइक तो लिख जाए अच्छे से, हाँ। आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप सभी क्या करें, इस वीडियो को अपने सभी पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसके माध्यम से आपके जैसे ही बढ़िया तैयारी कर सकें, ठीक है। बाकी आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को ऑल द बेस्ट आपके पॉलिटिकल एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।